मॉर्निंग क्लास 8 वी आर रीडिंग दिस चैप्टर नंबर 5 ट्रेडर्स टू रूलर्स। इससे पहले आई हैव शेयर्ड विद यू 2 वीडियोज़। आप लोगों ने देखा होगा कि हाउ डिड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेडर्स टू रूलर्स वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रिटिश। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन आंसर भी किया है, कुछ ने देख कर किया अच्छे से वीडियो देखकर, और कुछ ने बस तुक्का लगाया है। आप वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, और शॉर्ट में मैं बताता हूँ, उसके बाद डू गो थ्रू द बुक, आप बुक को भी रीड कीजिए अच्छे से। तो हम लोगों ने अभी 2 वीडियो में देखा है कि ये ट्रेडर्स से रूलर कैसे बन गए। पहले एज दे केम एज बिजनेसमैन टू जहांगीर्स कोर्ट 1600 में, एंड स्लोली कैसे वो रूलर्स बनते गए, तो क्या पॉलिसीज़ थी, फर्स्ट वीडियो में देखा था। सेकंड वीडियो में हमने देखा था ट्रेड में राइवलरी कैसे हो गई। तो फर्स्ट वीडियो में हमने देखा क्या क्या पॉलिसीज़ अपनाई शॉर्ट में, जिसका हम लोग डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे आगे इस चैप्टर में। और सेकंड में हमने देखा था कि अमंग द यूरोपियंस कैसे राइवलरी हुई, उसमें से सिर्फ लास्ट में ब्रिटिश कैसे निकल के आया। तो हम लोग वहाँ तक पहुँचे थे कि पहले बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ थे, देवर मेनी यूरोपियन कंट्रीज़, और उसमें से फिर बाद में 2 मेजर पावर्स बचे। जब उनके बीच में राइवलरी हुई, उनके बीच में लड़ाई हुई, फोर्टिफिकेशन हुआ, जो कंपनीज़ थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में डिटेल में पढ़ा, जो कंपनीज़ थी ईस्ट इंडिया कंपनी और भी दूसरे जगह के जो ट्रेडर्स थे, उनमें खूब लड़ाई झगड़ा जब हुआ तो अल्टीमेटली टू बिग कंट्रीज़ वर लेफ्ट इन इंडिया, यूरोपियन कंट्रीज पावर्स, उसकी कंपनी रह गई थी, दैट वाज फ्रांस एंड ब्रिटेन। तो हम लोगों को आगे देखना था कि अब इसमें से फ्रांस और ब्रिटेन में जो वॉर ऑफ सुप्रीमेसी कैसे चली। और हम लोग जब आज़ादी की बात करते हैं, जब स्लेवरी की बात करते हैं, गुलामी की, तो उसमें सिर्फ ब्रिटेन का नाम क्यों बोलते हैं, फ्रांस का क्यों नहीं बोलते हैं। तो देखिए, फ्रांस भी, अभी 3 वॉर हम लोग पढ़ेंगे, उस 3 वॉर्स में फ्रांस भी बाहर निकल जाएगा। ब्रिटेन उसमें अपनी सुप्रीमेसी को प्रूफ कर देगा। उसके बाद ब्रिटेन का ऑलमोस्ट पूरे इंडिया पे धीरे धीरे फिर कंट्रोल है बाय दोज पॉलिसीज दैट वी डिस्कस्ड इन द फर्स्ट वीडियो। 6 था वहाँ पे, मिस गवर्नेंस भी एक था, जिसके थ्रू वो कैप्चर करते थे इंडियन रूलर्स को। तो ये जो वॉर्स है, जो एंग्लो फ्रेंच राइवलरी में जो वॉर है, इसको बहुत शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। ये पॉइंट, जो मेन पॉइंट था, झगड़ा का वजह था टू कैप्चर द पोर्ट्स। अब इतना साफ साफ मैं लिखता हूँ और साफ साफ मैं बोलता हूँ, उसके बाद भी जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि व्हाट वाज द मेन रीजन ऑफ राइवलरी, तो पता नहीं क्या क्या लिखते हैं लोग, गूगल से सर्च कर करके लिखते हैं। जब मैं लिख देता हूँ बोर्ड पे, दिखता है, दिख भी रहा है पिछले बार भी, टू कैप्चर द पोर्ट सिटीज़ जो थे, पोर्ट टाउन्स को कैप्चर करना। अब ध्यान से देखिए, अब इसके ये जो लड़ाई हुई है, अब इसको एंग्लो फ्रेंच वॉर बाद में हुआ, मतलब एंग्लो फॉर ब्रिटेन, फ्रेंच फॉर फ्रांस, इसके बीच में जो वॉर हुआ है ऑन इंडियन सॉइल। ये तो लड़ाई बहुत जगह थी, आप अमेरिका पढ़े हो, जॉर्ज वॉशिंगटन वहाँ पे था ये लड़ाई नेपोलियन जब आया है तब ब्रिटेन और फ्रांस में लड़ाई है, ये आप लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा है। अब ये लड़ाई ऑन इंडियन सॉइल है, और इस लड़ाई को हम लोग बोलते हैं कार्नेटिक वॉर्स। कार्नेटिक वॉर्स, तो देयर वर 3 कार्नेटिक वॉर्स, 3, एंड कार्नेटिक कम्स फ्रॉम कर्नाटका या कनाडा, कन्नड़ जो बोलते हैं उसको, पता नहीं ऐसी होता है, कन्नड़ लैंग्वेज है। तो ये कन्नड़ स्पीकिंग लोगों का जो एरिया है उसको बोलते हैं कार्नेटिक रीजन, पहले बोलते थे, अभी कर्नाटका स्टेट है। तो उस कर्नाटका स्टेट का जो ईस्ट वाला पोर्शन था, दैट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ निज़ाम, और बाकी कुछ पोर्शन पे इनका कब्जा था। तो इस लड़ाई में, ये कार्नेटिक वॉर्स 3 लड़ी गई इसी पोर्शन में। ये लड़ाई इंडिया की लड़ाई नहीं थी, ये लड़ाई थी फ्रांस और ब्रिटेन के बीच की लड़ाई, जो इंडिया की ज़मीन पे लड़ी गई। तो 3 लड़ाई में 2-2, 3-3 पॉइंट हम लोग बिल्कुल शॉर्ट में देख लेते हैं, बाद में इसको बहुत डिटेल में हम लोगों को देखना है, लेकिन अभी नहीं देखना है, हो सकता है आगे 10, 12 वगैरह में देखना पड़े अगर आप लेंगे हिस्ट्री तो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर है, कार्नेटिक वॉर, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। इसका रीज़न देख लेते हैं। तो इसका रीज़न जो है इंटरनल रीज़न नहीं है, ये एक्सटर्नल रीज़न है। मतलब इंडिया में कोई झगड़ा इनके बीच में नहीं हुआ था। इंडिया में फ्रांस की भी कॉलोनी थी और ब्रिटेन की भी कॉलोनी थी, लेकिन इनके बीच में ऐसा नहीं कि कॉलोनी था, फैक्ट्री था, एरियाज था कैप्चर में, लेकिन उसके बीच में, उसके एडमिनिस्ट्रेटर के बीच में कोई झगड़ा नहीं था कि माल ले जाने का झगड़ा हो गया या किसी का शिप पलट दिया हो,
ऐसा कोई इशू नहीं था, या उनके जो सपोर्टर्स थे उस राजाओं में झगड़ा था तो इनको लड़ना पड़ा, ऐसा कुछ नहीं था। फर्स्ट लड़ाई में एक्सटर्नल फैक्टर है। जो इंग्लैंड और ब्रिटेन और फ्रांस इंडिया में लड़े कार्नेटिक रीजन में, उस लड़ाई का जो बीज है वो कहीं एक्सटर्नल, कहीं और लाई कर रहा है। वो कहाँ लाई कर रहा है तो आप लोग पढ़ेंगे कि वो लाई कर रहा है कि कहीं और लड़ाई छिड़ गई थी फ्रांस और ब्रिटेन में। ब्रिटेन एंड फ्रांस में एक लड़ाई छिड़ी थी यूरोप में, उसके वजह से यहाँ पर भी इन दोनों रीजन में भी, एक जगह पौंडीचेरी में इसका फ्रांस का कंट्रोल था, पौंडीचेरी में इसकी फैक्ट्री थी, और चेन्नई में आपको थी, मद्रास में ब्रिटेन की फैक्ट्री है और पौंडीचेरी में फ्रांस की फैक्ट्री है। ये दो रीजन है आपका, ठीक है। तो आसपास ही आप मैप में देखिएगा, ये है ना मद्रास। तो अब क्या हुआ है कि बाहर कहीं लड़ाई छिड़ गई है। अभी इन लोगों में कोई झगड़ा नहीं है, ना तो मद्रास के इसमें रूलर्स में, ना पौंडीचेरी के रूलर्स में। अब बाहर लड़ाई छिड़ी है, उस लड़ाई की वजह से यहाँ पर फ्रांस जो है, फ्रेंच कंट्रोल का एरिया, यहाँ जो फ्रांस का रूलर है, गवर्नर जनरल है फ्रेंच कंपनी का, वो चाह रहा है कि इसी बहाने मद्रास पे कब्जा कर ले। तो कार्नेटिक का जो रूलर था वो तो इंडियन था, इंडियन राजा था, वो गया दोनों को समझाने के लिए, दोनों को समझाने गया कि भाई लड़ाई चल रही है यूरोप में, तुम लोग यहाँ क्यों लड़ रहे हो, यहाँ क्या प्रॉब्लम है। तो ये नहीं माना, ये तो मान गया ब्रिटेन, ये नहीं माना। ये फ्रांस का जो फ्रेंच जो रूलर था गवर्नर जनरल, उसने मद्रास के फोर्ट पे अटैक कर दिया। जैसे ही अटैक किया, यहाँ जो लड़ाई शुरू हुई, तो यहाँ पे फैक्ट्री थी, फैक्ट्री में क्या होता था, फोर्टिफाइड फैक्ट्रीज होती थी, उसमें ऑफिसेज होते थे, सबको पूरे चारों तरफ से घेर लिया, गैरिसन प्रिजनर बोलते हैं वहाँ पे, चारों तरफ से घेर के कब पूरा वो कंट्रोल में ले आना। ये अटैक कर दिया इस पर फ्रांस ने, मद्रास फैक्ट्री पे अटैक कर दिया। ब्रिटेन की जो फैक्ट्री थी, ब्रिटेन का जो एरिया था, इन्फ्लुएंस था, वहाँ पे फ्रांस के गवर्नर जनरल जो यहाँ पे था फ्रेंच कंपनी का, उसने इस पर अटैक कर दिया। ये अटैक कर गया तो यहाँ एक लड़ाई छिड़ गई। इंडिया के रूलर ने उसको समझाया, तब भी वो बात नहीं माना। इस फोर्ट में यहाँ जो फैक्ट्री थी, यहाँ पे एक आदमी था, क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव, वो था, वो किसी तरह से यहाँ से निकल के भागा, किसी तरह से चुपचाप इस फोर्ट से। गैरिसन प्रिजनर मतलब होता है चारों तरफ से घेर लेना, उसी में प्रिजनर बना देना, कैदी बना देना, अंदर नाकाबंदी कर देना, बाहर नहीं निकल सकते आप। उसमें से रॉबर्ट क्लाइव किसी तरह से निकल के भागा और उन लोगों ने, इसने जाके दूसरे ब्रिटिश फोर्सेस को इन्फॉर्म किया, गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया कि वहाँ पे फ्रांस ने हमला कर दिया है और सारे लोग हमारे प्रिजनर लिए चले गए हैं, कुछ किया जाए। तो ब्रिटिश कंपनी जो थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके पास जो फौज थी, उसने यहाँ से अटैक कर दिया। तो अटैक किया, तो अटैक बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, कामयाब नहीं रहा। ऐसा नहीं होगा फ्री करने में कामयाब हो गए ब्रिटेन वाले पूरी तरह से, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे ये लड़ाई जो है, यहाँ पे कुछ शांति समझौता इसके अंदर यहाँ पे हो गया था फ्रांस और ब्रिटेन में, यूरोप में। उसके वजह से क्या हुआ, यहाँ पे भी पीस डील हो गई साइन, पीछे हटने बोला गया, कहा गया अपने अपने पोजीशन पे सब चले जाओ। तो ये लड़ाई शुरू हुई थी एक्सटर्नल फैक्टर से और लड़ाई ख़त्म भी हो गई एक्सटर्नल फैक्टर से। तो ये फर्स्ट कार्नेटिक वॉर है कि इंग्लैंड अभी पीछे नहीं हटा है, इंग्लैंड इसमें पीछे पूरा, इसने अटैक किया है लेकिन अभी पूरा अटैक सक्सेसफुल नहीं था। उसके बाद पीस डील यहाँ साइन हो गई, तो यहाँ भी पीस इस्टेब्लिश हो गया। तो पूरा एक्सटर्नल फैक्टर है। दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। अब आते हैं सेकंड कार्नेटिक वॉर में। सेकंड कार्नेटिक वॉर जो यही लिखना होगा, ये पूछा जाएगा कि राइट इन शॉर्ट अबाउट द फर्स्ट कार्नेटिक। तो आपको रीजन लिखना होगा, रिजल्ट लिखना होगा, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे वो लिखना होगा। सेकंड कार्नेटिक वॉर, इसका थोड़ा सा इंटरनल फैक्टर था। इंटरनल फैक्टर था कि हैदराबाद जो स्टेट था, जो आप लोगों ने पढ़ा है, हैदराबाद में निज़ाम चलता था, असफ जाही डायनेस्टी। तो वहाँ पे एक स्टार्ट हो गया वॉर ऑफ सक्सेशन बोलते हैं। मतलब राजा के निज़ाम के मरने के बाद कौन निज़ाम बनेगा। जब ये करंट निज़ाम था उस वक्त 1748 से 54 तक की बीच की लड़ाई है ये। तो इसमें था कि वो जो निज़ाम था वहाँ का निज़ाम मर गया था, तो अब इसके बदले में निज़ाम, इसकी जगह पे निज़ाम कौन बनेगा, रूलर कौन बनेगा।
उसके लिए वॉर स्टार्ट हो गया, लड़ाई। सक्सेशन मतलब हु विल सक्सीड, बाद में कौन आएगा, कौन किंग बनेगा, इसी को बोलते हैं वॉर ऑफ सक्सेशन। ये एक्चुअली में मुगल्स में भी ये था कि कोई क्लियर कट है ना डिफिनेशन नहीं था कि जैसे मरेगा, राजा मर गया तो कौन बनेगा, बड़ा लड़का बनेगा कि छोटा लड़का बनेगा। तो इसलिए मुगल डायनेस्टी में भी हम लोगों ने पढ़ा था हमेशा राजा के मन, इधर वो जनाजा हो रहा होता था, उधर भाइयों में लड़ाई छिड़ती थी कि कौन कब्जा करेगा। तो शाहजहां ने भी वैसे ही किया, औरंगजेब ने भी ऐसे किया। कोई क्लियर कट रूल नहीं था कौन हु विल सक्सीड। यहाँ पर भी वैसी वॉर ऑफ सक्सेशन छिड़ गया। उसमें एक चीज़ हो गई कि अब कौन बनेगा इसका निज़ाम। तो फ्रांस का इन्फ्लुएंस वहाँ बहुत ज़्यादा था। तो फ्रांस ने हैदराबाद के मामले में इंटरफेयर कर दिया था। वो चाह रहा था कि उसका आदमी, ऐसा आदमी निज़ाम बने जिनके बीच में लड़ाई छिड़ी थी, जो हमारा पट्टू हो, जो हमारा पपेट हो, जिसको हम जैसे कहें वैसे ही चले। तो उन्होंने सपोर्ट कर दिया था, मुजफ्फर जंग नाम का एक आदमी था, आसफजाही डायनेस्टी का, उसको एज ए निज़ाम सेलेक्ट कर दिया और उसको बनवा दिया निज़ाम वहाँ पे। इसमें बहुत झगड़ा हुआ ब्रिटेन वगैरह में। फाइनली ये हुआ कि हम लोगों ने पढ़ा था डुप्लिक्स का नाम पहले, कि वो ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपेंशन ऑफ फ्रेंच इन्फ्लुएंस इन इंडिया। तो बाद में फिर ये मामला पहुंचा, फिर फ्रांस और ब्रिटेन के लोग बैठे जो वहाँ की सरकारें थी, और ये मामला हुआ कि ये डुप्लिक्स बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहा है इंटरनल मैटर में। तो ये समझौता ये हुआ दोनों में कि इसको वापस बुला लिया जाए। तो ही वॉज कॉल्ड बैक टू फ्रांस, इसको वापस बुला लिया गया। तो ये सेकंड कार्नेटिक वॉर है जो इसके सक्सेशन से चला। इस झगड़े में क्योंकि एक साइड में फ्रेंच आ गया था, दूसरे साइड को ब्रिटेन सपोर्ट कर रहा था। बाद में ये फ्रेंच सपोर्ट से मुजफ्फर जंग निज़ाम बनने में कामयाब हुआ, लेकिन फिर समझौता लड़ाई ख़त्म हुई तो फ्रांस को ब्रिटेन की बात माननी पड़ी। कुछ एरिया पे उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा था, तो इसको डुप्लिक्स को वापस बुला लिया गया। उसके बाद है थर्ड कार्नेटिक वॉर। तो बहुत डिटेल में हम लोगों को नहीं पढ़ना है, इतना छोटा छोटा इतना लेकिन जानना है आपको। इसका जो है, इसका भी एक्सटर्नल फैक्टर है। तो पहला वॉर का भी एक्सटर्नल फैक्टर था, दूसरा का भी एक्सटर्नल था, इंटरनल था, तीसरा का एक्सटर्नल है। तो दो वॉर हो गए एक्सटर्नल वाले, जो एक्सटर्नल फैक्टर है। एक जो था वो इंटरनल। एक्सटर्नल फैक्टर क्या है कि फ्रांस और इसमें वॉर छिड़ गया था यूरोप में, जिसको 7 ईयर वॉर बोलते हैं, बिटवीन फ्रांस एंड ब्रिटेन। कहाँ छिड़ा था? इंडिया में नहीं छिड़ा था, यूरोप में छिड़ा था, जिसके वजह से वो झगड़ा यहाँ पे भी आ गया ब्रिटिश। अब ये झगड़ा बहुत दिन चला, ये लड़ाई चली है 1756 से 63 तक। आप लोग देख लीजिएगा डेट्स। ये लड़ाई चली है और इस लड़ाई में अल्टीमेटली ब्रिटिश वॉन। ये बहुत ही डिसिसिव लड़ाई थी। यहाँ से फ्रांस निकल गया, फ्रांस भगा दिया गया बाहर इंडिया से। हम लोग वहाँ से पढ़ रहे थे कि ढेर सारे कंट्रीज़ हैं, 7-8 कंट्रीज़ हैं। उसके बाद उसमें राइवलरी हुई, करते करते ये 2 बचे, और इस 3 लड़ाई के ख़त्म होते होते फ्रेंच वर आउट ऑफ इंडिया और ब्रिटेन का पूरा, अब ब्रिटेन ही एक पावर बचा था यहाँ पे, यूरोपियन पावर। तो कार्नेटिक वॉर का ये इन्फ्लुएंस है कि फाइनली इंग्लिश एंजॉयड द ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मतलब होता है सेल्फ, अब पूरा कंट्रोल उसका हो गया। तो ये कार्नेटिक वॉर है जो आपको बताता है। अब हम लोग ये समझ गए कि सिर्फ ब्रिटेन ही क्यों मेजर इन्फ्लुएंस रह गया इंडिया में, यूरोपियन कंट्रीज़ में। यहाँ तक में हम लोग ये समझ गए। अब ब्रिटेन, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ब्रिटेन अब यहाँ रहा तो ब्रिटेन ने अब अपने इन्फ्लुएंस को कैसे आगे बढ़ाया है। दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो कि अब यहाँ पे क्या क्या पॉलिसीज़ हैं, उससे पहले क्या क्या वॉर है जहाँ से ब्रिटेन ने अपने आप को एस्टेब्लिश करना शुरू किया। थैंक यू।